नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज चलती है CGL की, उसका पेपर 025837 837 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 30 होती है, तो चलिए चेक करते हैं वन बाई वन क्या है हमारे पास। सबसे पहला सवाल है एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल है, जो एक्चुअल में हम कहते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल है। सवाल है बारिश होने के बावजूद फसल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बारिश होने के बावजूद मतलब सामने वाले ने एक्सपेक्ट किया है कि बारिश होने के बाद तो स्थिति सुधर जाएगी, ये समझ में है मुझे इससे। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। बारिश से पहले फसल की स्थिति नाजुक नहीं थी, बिल्कुल थी, तभी तो उसमें क्या कर रहे हैं, सुधार की बात की जा रही है। तो पहला कंक्लूजन क्या है, गलत है। सेकेंड है बारिश के बाद फसल की स्थिति में सुधार होने की संभावना थी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सामने वाला क्या कह रहे हैं, बारिश होने के बावजूद। इसका मतलब पहले तो बारिश नहीं थी, बट एक्सपेक्ट किया गया कि जैसे ही बारिश होगी उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो सेकेंड वाला कंक्लूजन क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 मिसिंग नंबर का सवाल है। देखो, जब भी हम सवाल करते हैं तो हमने क्या सीखा है, सबसे पहले हमें स्क्वायर क्यूब देखना होता है परफेक्ट, या उसके आसपास का नंबर देखना होता है, फिर प्राइम नंबर्स की तरफ हम जाते हैं। तो देखो, अगर मैं 5 को स्क्वायर क्यूब की नज़र से देखूं तो ये है 2 का स्क्वायर प्लस 1। 10 को अगर स्क्वायर क्यूब की नज़र से देखूँ तो 3 का स्क्वायर प्लस 1। अब 2, 3 दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो आगे 2, 3, 5 भी जा सकता है, 2, 3, 4 भी जा सकता है। 4 किस लिहाज से, क्रमागत संख्याओं के लिहाज से। तो देखो, ये किसका है, 7 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये 11 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो क्लियरली विजिबल है कि सारे के सारे नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो 2, 3 के बाद 4 नहीं आके क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 1, जो कितना हो जाएगा, 26। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर का सवाल अगेन मिसिंग नंबर का सवाल है। जब भी 4 या 5 कॉलम के सवाल आते हैं तो क्लासरूम में आपको सिखाया कि मोस्टली हम रो के अंदर चलते हैं। किधर चलना होता है, मोस्टली हमें किधर चलना होता है, रो के अंदर। और आप क्लियरली देख सकते हैं छोटे छोटे नंबर से क्या किया गया है, एक बड़ा नंबर बनाया गया है। तो यहाँ लॉजिक क्या है, पहले जो 3 नंबर हैं इनको आपस में क्या किया गया है, गुणा किया गया है। तो यहाँ इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 24, और फोर्थ वाला डिजिट उसमें क्या किया गया है, सम किया गया। तो मेरा नंबर कितना बन रहा है यहाँ पर, 32 बन रहा है। अगेन सेकेंड रो के अंदर हम चलते हैं। पहले जो 3 नंबर हैं अगर मैं इनको गुणा करूँ तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर 15, और उसमें फोर्थ वाला नंबर क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ। तो 15 + 9 कितना हो जाएगा, 24। वही मुझे यहाँ फॉलो करना है। इनका प्रोडक्ट कितना आया, 72, और प्लस 12 कर दूँ तो मेरा नंबर कितना बन जाएगा यहाँ पर, 84। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक प्रश्न और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखें, अगला सवाल है मेरे पास एनालॉजी का सवाल है, ठीक है, जिसमें नंबर और जो लेटर्स है उसमें रिलेशन बनाएंगे। देखो, ये पावर है यहाँ, और पावर क्या बनी, किसी भी लेटर या किसी भी नंबर की पावर क्या बनी, 4। तो पावर 2 4 कब बनती है, जब 2 की पावर 2 हो, वही कितना बनती है, 4 बनती है। अब y को मैं 2 कैसे लिखूं, बात ये हो, y को 2 कैसे लिखा जाए। तो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें राइट एंड से, दाहिने छोर से, राइट एंड से देखो Z एंड Y। तो राइट एंड से y की पोजीशन क्या है, सेकंड, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। वैसे ही नेक्स्ट लेटर क्या है मेरे पास, E, जो राइट हैंड से 5th पोजीशन पे आता है। राइट हैंड से कितनी पोजीशन पे आता है, 5th पोजीशन पे, और 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगेन एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। मुझे इन चारों लेटर्स के ग्रुप को इन चारों से क्या करना है, कंपेयर करते हुए चलना। तो हमने कंपैरिजन का तरीका क्या सीखा है, सबसे पहला तरीका हम अडॉप्ट करते हैं, पेयर ऑफ लेटर्स को लिखने का काम करते हैं। सबसे पहला तरीका हमारा क्या होता है, पेयर ऑफ लेटर्स। तो देखो, डी के पेयर में W आता है,
एफ के पेयर में यू आता है, एच के पेयर में एस आता है और जे के पेयर में क्यू आता है। मतलब चारों के चारों किसको इंडिकेट करते हैं? पेयर ऑफ लेटर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ हम देखें कि एच का पेयर में कौन आता है? एस, जे के पेयर में क्यू आता है, एल के पेयर में ओ आता है और एन के पेयर में कौन आता है? एम। तो ये चारों लेटर्स जिस भी ऑप्शन में होंगे वही क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। तो क्लियरली विजिबल है चारों के चारों कहाँ अवेलेबल है? ऑप्शन नंबर 3 के अंदर अवेलेबल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, ऐसी उत्तर आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई हो। एम्बेडेड फिगर का सवाल है। एक ई जैसा स्ट्रक्चर मुझे किसी भी डायग्राम के अंदर चेक करना है। तो पहले में आप क्लियरली चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये मिसिंग है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गलत। सेकंड में देखो आपको यहाँ दिखाई देगा, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ जहाँ पर ये एम्बेडेड है। देखो पहले वाला स्ट्रक्चर लो, ये वाला अगर मैं स्ट्रक्चर लूँ तो यहाँ देखो क्लियरली विजिबल है, मुझे जो ई जैसा स्ट्रक्चर है वो विजिबल है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि एक घन बनाने के लिए आकृति में दर्शाए अनुसार कागज़ को मोड़ा जाए। मतलब ये जो ओपन डाइस का फॉर्मेट है, अगर मैं इसको फोल्ड करके डाइस बनाऊँ तो आमने सामने मतलब जो पेयर पे जो फलक है उनके ऊपर कौन कौन से सिंबल्स होंगे मुझे ये बताना है। तो हमने सीखा है हम चाहे रो के अंदर चले चाहे हम कॉलम के अंदर चले, पेयरिंग फर्स्ट की थर्ड के साथ होती है और सेकंड की फोर्थ के साथ होती है, और जो रिमेनिंग सरफेसेज होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें 1 2 3, अगर मैं रो में चलूँ तो इन दोनों का पेयर बनना है दोस्तों। तो प्लस के साथ क्या आना है? डिवीज़न का। अगर मैं बात करूं कॉलम में तो ट्रायंगल के साथ किसको आना है? इस सर्कल को, और फिर इन दोनों का आपस में पेयर बनेगा। अब इनको मैं ऑप्शन में चेक कर लेता हूं। देखो प्लस के साथ क्या आएगा? डिवीज़न, बट यहाँ प्लस के साथ ट्रायंगल है तो पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ प्लस के साथ सर्कल है, ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ प्लस के साथ डिवीज़न दे रखा है, परफेक्ट है। ट्रायंगल के साथ सर्कल है, यहाँ ट्रायंगल के साथ सर्कल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। डायरेक्शन का सवाल है। सवाल क्या कहता है कि राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो हम लैंग्वेज के अनुसार ही क्या करते हैं? सवाल को फॉलो करते हैं। यहाँ से राजू नाम का कैंडिडेट है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से उसने नॉर्थ की ओर चलना शुरू किया और कितना चला? 25। लेफ़्ट मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। लेफ़्ट का मतलब हमने क्या सीखा है? लेफ़्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉक चलना, और राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज मुड़ना। तो लेफ़्ट मुड़ा और कितना चला? 5। तो एंटी क्लॉक मुड़ा और कितना चला? 5। और ओ बिंदु पर पहुंचता है। ये एक पॉइंट हो गया क्या? ओ, यहाँ पहुंचा। फिर वह राइट मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। राइट का मतलब हमने क्या सीखा है? क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर की तरफ चला और कितना चला? 5। उसके बाद वह ईस्ट की ओर मुड़ता है, ईस्ट की ओर मुड़ा और कितना चला? 5 चला। यहाँ पर वापस प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? देखो अगर वो यहाँ से यहाँ आए वापस, दोस्तों ये एकदम स्ट्रेट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है मेरे पास 25, और ये दूरी कितनी है? 5। तो मुझे अंतिम से स्टार्टिंग पे अगर मुझे आना हो तो मुझे कुल कितना चलना पड़ेगा? 30 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल है जो लेटर सीरीज का सवाल है, और लेटर सीरीज में 2 वैरायटी आती है। एक आती है फिलर बेस्ड और दूसरी जो आपके सामने सवाल है ये। जब भी हम इस वैरायटी का सवाल करते हैं तो हमने सीखा है कि हम या तो फर्स्ट टू फर्स्ट को कंपेयर करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करते हुए। ये दोनों जो तरीके हैं इनसे 10 में से 9 सवाल इजीली हो जाते हैं। तो अगर मैं फ़र्स्ट टू फर्स्ट के कंपैरिजन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि को ओ से कंपेयर करना है, ओ को एस से कंपेयर करना है। दोनों स्टेप्स के अंदर क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। तो आगे अगर मैं +4 करूँ तो यहाँ लेटर आ जाएगा W। सेकेंड लेटर की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड लेटर में आप देखें पहला लेटर है G, उसके बाद है N, उसके बाद है R। तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं दोनों के अंदर क्या हो रहा है?
+4। अगर मैं यहाँ आगे +4 करूँ तो लेटर मुझे मिलना है V, तो सेकेंड लेटर क्या आएगा दोस्तों मेरा यहाँ पर V। थर्ड लेटर की अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो आप देख सकते हैं L के बाद P दे रखा है, P के बाद T। अगेन आप देखेंगे दोनों स्टेप्स में +4 आ रहा है, तो आगे अगर मैं +4 करूँ तो लेटर क्या मिलेगा X। तो मेरा ग्रुप क्या बना यहाँ पर WVX। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर सारे के सारे आसपास हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनका डिफरेंस लेना होता है। अगर सारे नंबर आसपास हो तो यहाँ अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो क्लियरली विजिबल है डिफरेंस कितना है 4। अगर आप यहाँ देखते हैं तो डिफरेंस कितने का है 9। यहाँ अगर आप चेक करें तो डिफरेंस कितने का है 16 का। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, सबसे पहले जो डिफरेंस है वो 2 की पावर 2 है, आफ्टरवर्ड्स 3 की पावर 2, आफ्टरवर्ड्स 4 की पावर 2। तो अंडरस्टूड है जो अगला डिफरेंस होगा वो क्या होगा 5 की पावर 2, मतलब 25 का डिफरेंस होगा। और अगर मैं 25 यहाँ पर ऐड कर दूँ तो मेरा नंबर बन जाएगा 252। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सवाल नंबर 11 है, वेन डायग्राम का सवाल है। मुझे मेमल्स, काउज और क्रो, तो जितनी भी गायें हैं वो सारी क्या है मेमेलियन फैमिली से आती है, और जो कौवा है वो एविज पक्षी वर्ग से आता है। तो यहाँ आप देखो ये गाय है, ये मेमेलियन है और ये कौवा है। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 12 है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक वर्ड दे रखा है दिल्ली, उसका कोड नंबर की फॉर्म में है, कैलकाटा का कोड नंबर की फॉर्म में है, और कैलीकट का मेरे से कोड पूछा गया। तो देखो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है कैलीकट, इसके सारे जो लेटर्स हैं यहाँ आपको हिडन मिलेंगे सारे के सारे। और इसको अगर मुझे चेक करना हो तो एक लेटर हमें कम से कम कितनी बार मिलता है 2 बार। आप क्लियरली चेक कर सकते हैं सी और सी दोनों जगह इसका कोड आपको क्या मिलेगा 8। ए यहाँ पर भी गिवन है, ए यहाँ पर भी गिवन है, यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है 2। इसका मतलब ये जो सवाल है मेरे पास, इस मेथड को क्या कहूँगा मैं, ये फिक्स कोड का मेथड है। मतलब हर एक अक्षर का कोड क्या है यहाँ पर फिक्स है बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर मैं सी का कोड देखूँ, देखो CAL, तो पहले 3 कोड क्या हुए मेरे 8 2 5। उसके बाद आई की अगर मैं बात करूँ तो आई का कोड कितना है यहाँ पर 1। उसके बाद सी दे रखा है CU, तो यहाँ आप देखिए CU का कोड है कितना 8 और 9। और उसके बाद टी का कोड कितना है 6। तो ये मेरा कोड बना। अब जिस भी ऑप्शन में अवेलेबल है वही क्या है मेरा आंसर है। तो क्लियरली विजिबल है ये कोड मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो सेकंड ऑप्शन ही क्या है मेरा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, रैंकिंग ऑर्डर का सवाल है। बस स्टॉप पर एक पंक्ति में ए लेफ़्ट से 7वें नंबर पे है, और हमने सीखा है कि मुझे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, इसको ड्रॉ करते हुए चलना है। ये एक रो है, ये एक पर्सन है ए, जिसका लेफ़्ट से पोजीशन क्या है 7th पोजीशन है, और बी राइट से 9th पोजीशन पे है। ये बी है और ये राइट से कौन सी पोजीशन पे है 9th पे है। वे दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं। अदला बदली करने का मतलब है बी की जगह ए को आना है और ए की जगह बी को आना। अब ए लेफ़्ट से 11वां हो जाता है। अब ए यहाँ प्रेजेंट है और इसकी पोजीशन लेफ़्ट से क्या हो गई 11th हो गई। तो देखो ये पोजीशन है जिसका राइट से नंबर है 9th और लेफ़्ट से नंबर है 11th, और इस चेयर के ऊपर आदमी एक ही बैठा है, और काउंटिंग हम कितनी बार कर रहे हैं 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोजीशंस का सम करेंगे और आफ्टरवर्ड्स 1 माइनस करते हैं। 1 माइनस क्यों करते हैं, हमने सीखा है जब एक ही व्यक्ति की गणना 2 बार होती है तो हम एक क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो यहाँ कुल कितने लोग हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे यहाँ पर 19। तो सी ऑप्शन क्या होगा मेरा सही उत्तर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है ओड वन आउट का सवाल है, और 4 वर्ड्स मेरे पास है, शिक्षण है, परामर्श है, आदेश है, निर्देशन है। मैं टीचिंग एक मेथड है, आदेश टीचर के द्वारा दिया जाता है,
किसके लिए? कि आप स्टूडेंट कुछ काम कर सके, आगे बढ़ सके। और गाइडेंस भी किसके द्वारा दिया जाता है? टीचर के द्वारा दिया जाता है। किस लिए? ताकि वो सफल हो सके रास्ते के ऊपर। तो मैं टीचिंग, इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस तीनों को क्या करूँगा? एक ही सीरीज के अंदर रखूँगा। और काउंसलिंग है, काउंसलिंग भी एक प्रोसेस है, बट ये पेड प्रोसेस है। पेड प्रोसेस मतलब काउंसलिंग जो है अलग अलग सेक्टर में की जा सकती है। आप एजुकेशन में की जा सकती है, इमोशनली किसी को ओवरकम करना हो, डिप्रेशन में जैसे चला गया, उसको भी किसकी ज़रूरत होती है? काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। कोई सिकनेस हो, उसको भी किसकी ज़रूरत होती है? उससे ओवरकम करने के लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो टीचिंग, इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, इन तीनों को मैंने एक कैटेगरी के अंदर रखा और काउंसलिंग अलग अलग सेक्टर में की जाती है, तो उसको मैंने क्या किया? वहाँ से एलिमिनेट कर दिया। तो सेकेंड ऑप्शन क्या होगा मेरा? यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? बर्न, जेनेवा, ज्यूरिख। बर्न स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है। ज्यूरिख और जेनेवा ये सारे स्विट्ज़रलैंड के पार्ट हैं। स्विट्ज़रलैंड में किसी न किसी सिटी, जगह के नाम हैं। और जो ब्रिस्टल है वो यूके के अंदर है। कहाँ है? यूके के अंदर। और बाकी तीनों जगह कहाँ हैं? स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। ये बाकी तीन से क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 रिफ्लेक्शन का सवाल है। MN एक रेखा है जिसके ऊपर दर्पण रखा हुआ है। इसका मतलब है ये जो डायग्राम है नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। अब मेरे पास 4 एलिमेंट हैं, गॉट इट। अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूं तो जो एरो है इसकी डायरेक्शन ऐसे होनी है। एरो की डायरेक्शन क्या होगी? जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है उससे कहाँ चला जाएगा? नॉर्थ वेस्ट के अंदर। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन मेरा गलत है। सेकेंड ऑप्शन की मैं बात करूं, यहाँ ये बॉटम के अंदर आना है। देखो सबसे पहले तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो क्वेश्चन मार्क तो कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ। और ये एरो वाला साइन कहाँ आएगा? बॉटम के अंदर। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो बॉटम के अंदर ये नहीं है। सेकंड में इसकी पोजीशन परफेक्ट है, आप चेक कर सकते हैं। थर्ड के अंदर एरो नहीं है। फोर्थ के अंदर भी पोजीशन परफेक्ट है, गॉट इट। तो बी और डी ऑप्शन में से मुझे क्या करना है? एलिमिनेट करना है। अब ये क्वेश्चन मार्क का साइन जब ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन तो उल्टी होनी है, बट ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये राइट एंड के ऊपर ही आपको दिखाई देगा, गॉट इट। देखो जैसे इसमें राइट एंड के दे रखा है और इसमें लेफ़्ट के अंदर दे रखा है। तो डी ऑप्शन क्या होगा मेरा? एलिमिनेट हो जाएगा। और ऑप्शन बी क्या होगा मेरा? यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी आप देख सकते हैं तीनों वेरिएबल्स इसमें क्या हैं? सेम दे रखे हैं। तो हमने एलिमिनेट किस बिहाफ पे किया कि जब ये क्वेश्चन मार्क ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो डॉट है ये राइट के अंदर ही अवेलेबल रहेगी। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। एक वर्ड दे रखा है फैशन, जिसका कोड लिखा हुआ है। प्रॉब्लम का कोड कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा है। तो देखो हमने क्या चेक किया कि यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ये तो एज इट इज़ है। उसके बाद क्या किया है? जो रिमेनिंग है इन पांचों लेटर्स को राइट टू लेफ़्ट लिखा है। देखो ASHIO, तो वापस ऐसे ही करना है। P और M यथास्थान रहने हैं। तो देखो ये गलत हो गया। P और M यथास्थान है, इसमें P और M यथास्थान है। और B ऑप्शन भी एलिमिनेट। बाकी जो है जो लेफ़्ट टू राइट लिखा हुआ है, मुझे क्या लिखना है? राइट टू लेफ़्ट। तो आप यहाँ देखिए ROBLE, बिल्कुल C ऑप्शन के अंदर इनको लिखा गया। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा? यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 5 शब्द मेरे पास है और इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर मुझे क्या करना है? अरेंज करना है। तो देखो बात करें, सबसे पहला लेटर FOR। पहले 3 लेटर सब में सेम है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इनको हम एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट लेटर 4 शब्दों के अंदर G दे रखा है और एक में क्या दे रखा है? M। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन आएगा? M। इसका मतलब जो 5th वर्ड है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि 5th सबसे लास्ट में आएगा तो A और C ऑप्शन तो क्या हो गया मेरा? एलिमिनेट हो गया, गॉट इट। यहाँ आप देखिए सबसे अंत में कौन सा है? 5th वर्ड है यहाँ पर। अब मैं कंपेयर करूँ तो देखो आप यहाँ देखो G
G और G, उसके बाद E और E को अगर मैं कंपेयर करूं तो E और उसके बाद ये कंप्लीट है और क्या है T, तो सबसे पहले किसको आना है, फर्स्ट को, उसके बाद किसको आना है, सेकंड को आना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट और सेकंड दे रखा है, तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर मैं O और I को कंपेयर करूँ तो पहले किसको आना है, I को, मतलब फोर्थ आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा। डी ऑप्शन क्या है मेरा परफेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोर्ड मास का सवाल है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, साइन को चेंज करना है, उसके बाद डिवीजन और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देते हुए मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है मुझे। तो जहाँ मल्टीप्लिकेशन है वहाँ एडिशन है, डिवीजन की जगह माइनस का निशान दे रखा है, और प्लस जहाँ है वहाँ डिवीजन है और माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन का सवाल है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँ और यहाँ मेरी वैल्यू कितनी आई, 14, वैल्यू कितनी आई 14। अब आगे क्या है मेरे पास, 14 + 4 - 14, तो 18 - 14 अगर मैं करूं तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पर 4। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अरेंजमेंट का सवाल है। 6 लोग हैं, एक सर्कल में बैठे हैं, और जब भी हमें फेसिंग नहीं दे रखी हो तो फेसिंग हम हमेशा किधर लेते हैं, इनवर्ड लेते हैं, केंद्र की ओर लेते हैं। तो सबसे पहले सर्कल बनाया, और 6 लोग जब भी बैठते हैं तो हर 2 आदमी एक दूसरे के अपोजिट बैठते हैं। ये हमने सीखा है, काफ़ी सवाल किए हैं। इसने कहा ए के सामने बी है, तो ये ए है, और ए के अपोजिट कौन है, बी है। बी ई के राइट है। देखो जब इनवर्ड होते हैं तो राइट हम हमेशा कहाँ लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर लेते हैं। तो इसने कहा बी ई के राइट है, ई के राइट कौन है, बी, इसका मतलब बी के कहाँ है, लेफ़्ट है, तो बी का लेफ़्ट किधर चलेगा, क्लॉकवाइज, और यहाँ कौन आएगा, ई। आगे दे रखा है और किसके लिए आता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन कौन है, बी, और बी कहाँ है, सी के लेफ़्ट है, तो ये सी, और सी के लेफ़्ट कौन बैठा है, बी बैठा है। सी डी के लेफ़्ट है, ये डी है, और डी के लेफ़्ट कौन बैठा है, सी बैठा है। एफ ए के राइट है, एफ कहाँ है, ए के राइट है। अब डी और एफ के साथ, डी एफ के साथ, डी एफ के साथ और ई बी के साथ अपनी सीट अदला बदली कर लेते हैं। तो चेंजेज करते हैं सवाल के अकॉर्डिंग। डी किसके साथ, एफ के साथ, तो जहाँ डी है वहाँ एफ है, और जहाँ एफ है वहाँ डी है, और ई जहाँ है उसकी जगह बी को लिखना है, और जहाँ बी है उसकी जगह ई को लिखना है। तो डी के लेफ़्ट कौन होगा, ये डी यहाँ है, और इसके लेफ़्ट कौन होगा, देख सकते हैं आप, ई। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, नंबर पजल का सवाल है दोस्तों, और 2, 3, 5 से मुझे क्या बनाना है, 38 बनाना है। तो तरीके हम 5 अपनाते हैं। सबसे पहला तरीका जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और स्क्वायर करना। 38 बड़ा नंबर है अपने आप में, तो या तो मैं तीनों को जोड़ूं, अगर तीनों का सम करूं तो कितना आता है, 10। 10 की टेबल में 38 नहीं आता। उसके बाद अगर मैं दोनों को गुणा करके चलूँ तब नंबर कितना आता है, 30। 38 नहीं बन रहा, तो अगला तरीका आता है, मुझे क्या करना है, इन डिजिट्स का स्क्वायर करते हुए चलना है। तो आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अगर इन सब का सम करूं तो नंबर कितना आएगा दोस्तों, 38, और यहाँ भी कितना है मेरे पास, 38। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मुझे जो अलग अलग डिजिट्स हैं उनका स्क्वायर का सम करते हुए चलना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, और 5 का स्क्वायर 25 है। अगर मैं इनका सबका सम करूं तो नंबर कितना आ जाएगा, 50। तो डी ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये लेटर सीरीज का सवाल है, फिलर बेस्ड सवाल है। अमूमन हम जब भी ऐसे सवाल करते हैं तो हमने क्या सीखा है, सबसे पहले लेटर्स की काउंटिंग करते हैं और उसके बाद ग्रुप्स बनाते हैं। तो लेटर्स की काउंटिंग देखो, 2, 4, 6, 8, 10, 11 जब लेटर्स हैं, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमने काउंटिंग की। सेकंड हमने सीखा है फिलर्स, रिक्त स्थान गिनते हैं।
1 2 3 4 और ऑप्शन भी कितने के, 4 4 के। अगर ऑप्शन 5 के होते तो मैं क्या करता, एक फिलर सबसे अंत में ऐड कर देता तो टोटल अक्षर हो जाते 12, और 12 में मैं 3 के ग्रुप भी बना सकता था और 4 के ग्रुप भी मैं बना सकता था। बट चूंकि अभी अक्षर कितने मेरे पास 11, तो जब अलग कैटेगरी का सवाल हो तो हमने सीखा है कुछ उसमें सर्टेन लॉजिक लगता है। तो यहाँ लॉजिक क्या है, देखो आप यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ इसका डिवीजन हो रहा है, जो लेटर बार बार रिपीट होता है हम क्या करते हैं, सीरीज का वहाँ पर डिवीजन करते हुए चलते हैं। अब देखो यहाँ एक वर्ड बनाया है BROWN BROWN और आफ्टरवर्ड्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, लेटर B। फिलर्स की बात करें तो देखो OWRW, तो ऑप्शन 4 क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है एरिथमेटिक का सवाल है और क्या दिया है, इस समय मतलब वर्तमान में, इस समय का मतलब वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु, ये वर्तमान है, प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में क्या कहा है, अरुण और दीपक इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु, ये अरुण है, और अरुण की आयु कितनी हो जाएगी, 26। 6 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, 26। इसका मतलब वर्तमान में 6 साल पहले उसकी आयु कितनी है अरुण की, 20। वर्तमान में उसकी आयु कितनी है, 20। इसका मतलब 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 है, तो 3 यूनिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15। तो सवाल पूछा है इस समय वर्तमान में दीपक की आयु कितनी है, 15। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं, आज के पेपर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। एक सवाल और हमारे पास, नंबर सीरीज का एक सवाल ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो देखो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ डिफरेंस कितने का है, +3 का है, उसके बाद -5 का है, उसके बाद +7 का है, और उसके बाद -9 का है। ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, ओड नंबर्स है, विषम संख्याएं हैं। सारे के सारे क्या हैं, ओड नंबर्स है, विषम संख्या हैं, और एक बार प्लस हो रहे हैं और एक बार माइनस। तो अगला नंबर किसका आएगा, प्लस का, और 9 के बाद कितना आता है, 11। तो +11 करूँ तो नंबर कितना बन जाएगा, 24। तो ऑप्शन ए क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल, आज के पेपर का अंतिम सवाल, मोस्ट अवेटेड सवाल, एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। तो देखो यहाँ दोनों नंबर पास पास हैं, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 5 का, और यहाँ डिफरेंस है 25 का। तो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है दोस्तों यहाँ पर। तो मुझे एक ऐसा ही ऑप्शन देखना है जिसमें पहले 2 नंबर्स में जितना डिफरेंस है उसका स्क्वायर अगले 2 नंबर्स के अंदर है। तो देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 5 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है, 25 का। तो पहला ही ऑप्शन मुझे मिल गया जिसमें जो मुझे कंडीशन लगानी है वो अप्लाई हो रही है। तो ऑप्शन ई क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 सवाल, जिसमें पहला सवाल एनालिटिकल रीजनिंग का था, स्टेटमेंट कंक्लूजन का सवाल था। मिसिंग नंबर में 2 सवाल थे, जिसमें जो सेकंड वाला था जिसमें 5 या 6 कॉलम थे, उसमें लॉजिक आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखते हुए चल सकते हैं। ऑड वन आउट का जो सवाल था जिसमें टीचिंग, गाइडेंस, इंस्ट्रक्शंस, काउंसलिंग एक अच्छा सवाल है, उसको भी आप अलग से नोट करके चल सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, थैंक यू।